हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सभी को आ जाइए, आपका टाइम हो चुका है और हम करेंगे अपनी क्लास को। दोपहर के हैं 12। और आज एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अब रिज़ल्ट आपके सीनियर्स का आ चुका है, जो कि कल रात में अपडेट हो गया। बहुत सारे बच्चे पास है, बहुत अच्छा भी है, ठीक ही ठाक है, मतलब सही है, एवरेज है, दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से जितने मेरे फेवरेट स्टूडेंट हैं ऑलमोस्ट सब के सब पास है, सबका क्लियर है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, बैक भी कुछ लोगों की लगी, कुछ लोगों की नहीं लगी है। ऐसा नहीं है कि सबकी बैक लगी हुई है, लेकिन मेरे जितने भी फेवरेट स्टूडेंट थे सारे के सारे पास है। बहुत अच्छा, ठीक है उन बच्चों का, क्योंकि मैंने उनके साथ एफर्ट किया था और उनके लिए काफ़ी मेहनत की थी। उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स ले आके एक अच्छा प्रेजेंट मुझे दिया है, जो कि बहुत खुशी हुई। अब मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोग भी मुझे एक अच्छा प्रेजेंट देंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग कहते हैं मैम ये मैम वो, तो सबसे अच्छी तारीफ मेरी वही होगी जो आप सारे के सारे पास होगे, तो वो ज़्यादा खुशी लेके आएगा, ठीक है। रिजल्ट आपका आएगा लेकिन मुझे भी बहुत खुशी होगी। तो आप लोग भी अब एकदम जुट जाइए, अच्छे से मेहनत कर लीजिए, अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा लगेगा उस दिन, बातें करने में काफ़ी मज़ा भी आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। मुझे इतना बताना था कि अब अपनी गाड़ी की रफ्तार में फ्यूल डालना शुरू करिए कि नहीं, अब हमारा भी कुछ क्लियरेंस जल्दी से जल्दी होगा। और इस अप्रैल में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अप्रैल के मंथ में अब ये मान के चलिए कि अप्रैल का जो महीना है, अप्रैल में आपकी जो 5 तारीख है आज, अब 5 तारीख से लेके जब तक आपकी डेट का क्लियरेंस नहीं होता तब तक ये अप्रैल का जो महीना अभी आपको देना है, इसमें डेडिकेशन आपको पूरे 30 दिन है। तो 30 दिन का मतलब आपको उसको 60 दिन के बराबर करके अपने रिवीजन को एकदम कंठस्थ करना होगा। यही एक मंथ है अब पढ़ने का, जिसमें आप पूरी चीज़ों को पढ़ोगे। पढ़ने का मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म में रिवीजन, जो नोट्स आप लोगों ने परचेज मेरे से किए उसको अब एकदम से एकदम पूरा खत्म कर, A to Z। आप जो भी सीरीज लियो, चाहे पवन की लियो चाहे राधन की लियो, कम से कम कुछ नहीं तो जितना ऑब्जेक्टिव बताया गया है, जितना इम्पोर्टेंट, राधन ही फटाफट अब करवाना है। आप में से जिसके पास राधन की सीरीज हो, एक प्रॉपर तरीके से करके एकदम अच्छी इमेज लेके, मतलब डे की सनलाइट में मुझे भेजना स्टार्ट करिए। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से वेरी शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट जब मैं बोलूँगी तब दीजिएगा। तो वो चीज़ इसके भी पास हो मुझे भेजना शुरू, राज सर के पास भेजेंगे मुझे मिल जाएगा। अब उन सारी सीरीज को कम से कम 2-2 3-3 बार रिवीजन कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, सिर्फ छांट छांट के करना, सारे नहीं करने। बहुत अच्छा और रिजल्ट आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये मान के चलिए कि अप्रैल के महीने को पूरा हमको पढ़ाई को ही देना है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी आपकी मैम, जहाँ पर हम डेली क्लास करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। तो आप लोग की क्लास हम ब्रेक नहीं करेंगे, उन थर्ड वालों की क्लास के लिए जो भी चीज़ें हैं उनके लिए अपडेट होगी आपके लिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नहीं तो आपको इतनी नोटिफिकेशन जाएगी, आप कंफ्यूज होंगे मेरी क्लास है कि उनकी क्लास है। तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा पिन करके, नाम है शालिनी क्लासेस, ताकि आपकी भी कोई क्लास मिस ना हो। और जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी राधन करवा के मैं अपने क्वेश्चन जो मुझे करवाने, मुझे मैं अभी वो नहीं करवा पाई, वो मुझे करवाने। तो जल्दी से आप लोग राधन से भेजना स्टार्ट करिए और मैं फिर प्रॉपर चीज़ें बता दूंगी, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलो फिलहाल के लिए लाइक करो, जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, सभी लोग आ चुके होंगे। हम करते हैं स्टार्ट। ये है आपकी सोशल साइंस की सीरीज, पवन से है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कर रहे थे, मैंने स्टार्ट कर दिया था और हम 38 तक गए थे। क्लियर। देखिए हमने यहाँ तक बातें की ना, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के बारे में हमने पूरी क्लियरेंस तक की थी, यहीं तक किया था हमारे ख्याल से, आई होप सो। आइए इसके आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। 39 से हमें स्टार्ट करना है। पहला प्रश्न आज का आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार आर्य सत्यों की संख्या, आर्य सत्य जो है वो कितने हैं, ठीक है। तो 2 हैं, 4 हैं, कौन से हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कितने हैं संख्या वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। काउंटडाउन आपका होता है शुरू, किसको कितना नंबर मिलता है आज की इस क्लास में, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो राइट आंसर आपका जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया वो है 4 आर्य सत्य। अब वो 4 आर्य सत्य कौन सा है ये आप मुझे बताएंगे। तो 39 में बी जिनका है उनका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सूर्य का प्रकाश कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचता है, ये फिजिक्स में भी आता है, मतलब आपके साइंस में भी आता है, सोशल साइंस में भी आता है। बहुत सारे दोनों सब्जेक्ट में ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको सिमिलर जगह मिल जाते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे सोलर सिस्टम है तो साइंस में भी मिल जाएगा आपको, सोशल साइंस में भी मिल जाएगा, तो एक पर 2 काम हो जाएंगे। 8 सेकंड लगता है, 80 सेकंड लगता है, 80 मिनट लगता है, 8 मिनट लगता है और 80 सेकंड लगता है। सूर्य का प्रकाश अर्थ के सरफेस पर पहुंचने में कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, क्या दोनों के बीच में इंटरवल रहता है। तो राइट आंसर आप सभी को पता है, बहुत बेसिक सा प्रश्न है, 8 मिनट लगता है। बी ऑप्शन जिन्होंने बताया उनका बी भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, सौरमंडल में कितने ग्रह, कितने प्लैनेट है, 8 है, 9 है कि 10 है, बताइए कितने। सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं। कम ऑन फ्रेंड्स, डू इट फास्ट, रुकना नहीं, हमें करना है, सीखेंगे, एक बार गिरेंगे दोबारा हमें चीज़ें आ जाएंगी, इसलिए घबराओ नहीं। तो राइट आंसर है 8 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी पर जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी पर जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है, ट्विन्स प्लैनेट किसको कहा जाता है।
शनि को, बृहस्पति को, यूरेनस को और शुक्र को? बताइए जल्दी। जुड़वा बहन के नाम से भी कहा जाता है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ जुड़वा ग्रह ही कहा जाए, जुड़वा बहन से भी संबोधित किया गया है कई दफा। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, डू इट फास्ट। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार देखने को मिला हुआ है, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं, वो है शुक्र। ठीक है, इसको हम जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट, किन ग्रहों की कक्षा के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? जो एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं वो किन दो प्लैनेट के बीच में पाए जाते हैं? पृथ्वी और मंगल के बीच में, यूरेनस और नेपच्यून के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में, बुध और शुक्र के बीच में। 43 का आंसर बताइए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, फटाफट, डू इट फास्ट। चलिए बताइए, आराम से चलते, वरना आप लोग अब कहेंगे मैम बहुत रफ्तार पकड़ ली थी ना, मुझे मालूम है, इसलिए आराम से करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए 43 में क्या होगा? 43 में डू इट फास्ट। तो राइट आंसर है मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, ऐसे एक बेल्ट बनी होती है, यहाँ पे मंगल है तो यहाँ बृहस्पति, और इसमें ये छोटे छोटे बड़े छोटे कई अलग अलग आकार के बीच में एकदम इनकी एक बेल्ट बनी होती है। ठीक है, इसको कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन, सबसे पास में कौन सा ग्रह एकदम सूर्य के निकट में है? वरुण है, अरुण है, शनि है, बुध है? आंसर बताइए। सोलर सिस्टम एक अच्छा टॉपिक है जो आपको बहुत सारे प्रश्न हर पेपर में लेके आएगा, साइंस में भी, इसमें भी। कम ऑन फ्रेंड्स, जल्दी बताइए क्या होगा। 44 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राइट आंसर क्या है? बुध है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक में, इसलिए काफ़ी गर्म भी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा, सबसे दूर कौन सा है, पास कौन सा है? मंगल है, शनि है, वरुण है और बृहस्पति? बताइए। 45 आंसर करिए। 45 क्या होगा? फ्रेंड्स आप पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। आप लोग जो ना पढ़ा हो, नहीं पढ़े हैं, एडमिशन ले लिए हैं, कॉलेज नहीं देखे हैं, कभी गए नहीं हैं, अब वो भी लोग पढ़ लें प्लीज़, नहीं तो आपको फिर इतनी मेहनत ख़राब हो जाएगी ना। तो अब वक्त है, तब 1 महीने पढ़ लो, बाकी फिर सारा काम होता रहेगा। ठीक है, नोट्स वगैरह जो लिए हैं, बनाए हैं, बुक है, कुछ भी है, अब पढ़ लो, जहाँ से भी पढ़ना पाओ वहीं से पढ़ो। ठीक है, चलो 45 में क्या होगा? तो 45 में पता है कि वरुण है, सबसे दूर कौन सा है? वरुण है। नेक्स्ट, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? लगभग 10 करोड़ मीटर, 12, 25 और 15? आंसर बताइए क्या होगा। फिर सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? आंसर करिए। ये भी ठीक प्रश्न है, आपसे जो पूछा जा रहा है बताइए। प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्या पूछा जा रहा है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? बताइए क्या होगा। चलिए बताइए। वैसे आप लोग यहाँ पर देखिए 15 करोड़ किलोमीटर यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, आपको 15 करोड़ मीटर यहाँ पर दिया गया है, ये आपका राइट आंसर है। कहीं कभी आपको 13 भी देखने को मिलेगा अप्रॉक्स में करके, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 14 भी मिल सकता है, 14 करोड़ 96 लाख ऐसे भी देखने को मिल सकता है। अलग अलग डाटा थोड़ा सा देते, कहीं पे 15 एग्जैक्ट लिख देते हैं तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा, इसलिए परेशान ना होइए, अप्रॉक्स वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी, 14, 15 दोनों में से। ठीक है, मानचित्र के मुख्य घटक कितने होते हैं? 1 घटक होता है, 2 घटक होता है, 3 घटक होता है, 4 घटक होता है? मानचित्र में किस तरीके का कितना घटक होता है? बताइए, आंसर करिए। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो आपको पता होना चाहिए 3 होता है। ठीक है, 3 होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मानचित्र में दिशा का चिन्ह क्या है? इज इक्वल टू, डायरेक्शन, ये वाला बॉक्स, या ऐसे ये जो बना हुआ है ये? बताइए। चिन्ह जो है प्रदर्शित होता है वो किससे प्रदर्शित होता है? दिशा का चिन्ह क्या है मानचित्र में? दिशा का चिन्ह किसे दिया गया है या क्या है? तो फ्रेंड्स हमको पता है कि ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चिन्हित इसी तरीके से किया जाता है, या तो टिक मार्क रहता है, लेकिन वो जांचने में आता है। नेक्स्ट देखिए 49, निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षण के समतल सा निरूपणी की मानचित्र होता है, यह कथन किसका है? ये कथन वाला एक प्रश्न है। ठीक है, दिया गया, अच्छा है, देख लेंगे। और ये कहा है मैकहॉस ने। ठीक है, आने की चांसेस 25% से ज़्यादा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा का अक्षांश क्या है? 99% आने की चांसेस की है, ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्क रेखा का अक्षांश क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिण, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर, 66 डिग्री उत्तर? आंसर बताइए। बताइए सभी लोग फटाफट बताइए, और लाइक भी करिए। जो क्लास को अभी तक लाइक ना किया हो फटाफट करो, आंसर्स भी बताओ और वो भी बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बारी आएगा और आपको हर बार देखने को मिलेगा और आपको हर बार करना भी होगा। लिखने को भी आ सकता है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, सो आपको दोनों तरीके से हेल्पफुल हो जाएगा। राइट आंसर आपका 23.5 डिग्री उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 51 पे।
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? लखनऊ से, अहमदाबाद से, इलाहाबाद से, कोलकाता से। ये कहाँ से होते हुए गुजरती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हम हमेशा गलत कर देते हैं अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो। बताइए क्या होगा? कम ऑन फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती कहाँ से? इलाहाबाद से। हो सकता है कि प्रयागराज अपडेट कर दे, नहीं तो आपको इलाहाबाद आएगा तो इलाहाबाद ही टिक करिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं 52 पे। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से आगे कितना है? 4.5 घंटे 30 मिनट, उसके बाद 5 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 घंटे, ये 30 घंटे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बताइए कितना है, बताइए। 5.5 घंटे, 4.5 घंटे, 4.5 घंटे, 5.5 घंटे, क्या है? कौन सा ऑप्शन आपको सही है? भारतीय मानक समय दोनों में, हम अमेरिका में और यहाँ के टाइम में स्टैंडर्ड में चेंजेस कितना है? 5.5 घंटे का फर्क है, ठीक है। 5.5 घंटे का फर्क है जो रेखा गुजरती है उसी की वजह से। पृथ्वी के ताप कटिबंधों की संख्या, कितने ताप कटिबंध है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 100 है, बताओ कितने सारे हैं ताप कटिबंध? टेम्परेचर जोन जिसको कहते हैं, वो कितने हैं? क्या है राइट आंसर? बताइए। पढ़ाया है, दिखाया है, वो चित्र भी दिखाया है, टेलीग्राम पर दिया है, शॉर्ट्स में भी दिया है, अब बहुत जगह दिया है। रिवीजन आपका हो रहा है। कम ऑन फ्रेंड्स, 53 में कौन सा ऑप्शन आप चूज करने वाले हैं आज की इस क्लास में? द राइट आंसर आपको पता है कि ताप कटिबंध कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ध्यान रखना है, सब आपको पढ़ना होगा, नहीं तो फिर आप रिवीजन नहीं करोगे। तो चित्र भी देखते चलो, जरूरी नहीं है कि आपको चित्र से भी बहुत सारी चीज़ें हमको शॉर्ट टर्म में समझ में आ जाती हैं। पृथ्वी पर शक्ति का स्रोत क्या है? पृथ्वी पर रिसोर्सेज हैं, उसके स्रोत क्या हैं? सूर्य है, तारे हैं, चंद्रमा है, कोई नहीं। आंसर करिए। 54 का राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी पर शक्ति का स्रोत क्या है? पावर का सोर्स कहाँ से है? तो आपको पता है एक ही ऑप्शन है, वो है हमारा सूर्य, सन, जहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है, पेड़ पौधों को भी मिलती है, जानवरों को भी मिलती है, काफ़ी कुछ रहता है। तो सूर्य जो है वो एक शक्ति का बहुत बड़ा सोर्स है ऑन द अर्थ। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है, सबसे ज़्यादा सूर्य ताप टेम्परेचर कब से गर्म होता है? कर्क रेखा के पास में, मकर रेखा के, भूमध्य रेखा के, इनमें से कोई नहीं। सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर जोन किस एरिया के इर्द गिर्द रहता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए क्या होगा? आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं, वरना आप गलत कर देंगे। यही रिवीजन करने का हमारा समय है। 55 में क्या होगा बताइए? तो राइट आंसर आपको पता है भूमध्य रेखा के आसपास, जहाँ पर हमको कहते हैं इक्विलेटरल लाइन, जहाँ पर आपको इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री होता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर सूर्य सीधा चमकता है और काफ़ी देर तक यहाँ पर रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, शीत कटिबंध क्या है? कर्क रेखा के निकट है, विषुवत रेखा के, मकर रेखा के, ध्रुवों के निकट है। शीत कटिबंध किसके पास में है? बढ़िया है, अच्छा प्रश्न है। 56 में क्या होगा? अपना किसका कितना सही है ध्यान रखिए, आपकी पढ़ाई है, रिवीजन आपका है। कम ऑन फ्रेंड्स, डू इट फास्ट। शीत कटिबंध किसके निकट है? ध्रुवों के निकट है, पोल्स के निकट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए, पृथ्वी पर गतियां हैं, पृथ्वी पर कितनी गतियां हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 6, और कौन सी हैं ये आप बताएंगे, जल्दी बताइए। पृथ्वी पर कितनी गतियां, संख्या भी बतानी है, नाम भी बताना। संख्या हम बताएंगे, नाम आप बताएंगे। तो राइट आंसर है 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 58, सूर्य पृथ्वी पर सूर्य के चारों ओर गति जो करता है उसको क्या कहते हैं? परिभ्रमण, परिक्रमण, दोनों कोई नहीं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के जो चारों ओर गति होती है वो क्या कहलाती है? तो राइट आंसर क्या होगा 58 में? 58 में क्या होगा फ्रेंड्स? कम ऑन बताइए, 58 में आपको क्या सही लग रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो परिक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? यह घटना, ये जो होती हैं वो परिक्रमण कहलाती हैं। नेक्स्ट, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर चमकती हैं? ऑन 21 जून सन रेज कहाँ पर सबसे ज़्यादा किस पे चमकती है? कर्क रेखा पे, भूमध्य पे, और मकर रेखा पे, आर्कटिक वृत्त पे। बताइए कहाँ पर घूमती है? चलिए बताइए। पढ़ा है, एकदम बढ़िया प्रश्न, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं ना कहूँ कि नहीं है, नहीं तो सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इन्हीं को तो पढ़ के हमें जाना है एग्जाम के एक दिन पहले काफ़ी मात्रा में। तो 59 में आपका कर्क रेखा होगा, ए ऑप्शन आपका बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्रिसमस पर, क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु में कहाँ पर मनाया? हमारे यहाँ क्रिसमस ठंडी मनाया जाता है, 25 सितंबर को ठंडी होती है हमारे यहाँ एशिया में, ठीक है। तो रूस में, चीन में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पर यही क्रिसमस डे गर्म माहौल में मनाया जाता है? वहाँ पर गर्मी होती है, डेट नहीं चेंज होती है मौसम के अकॉर्डिंग, ठीक है, मौसम चेंज होता है। तो राइट आंसर आपको क्या है पता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस डे
इस 25 को जब मनाया था तो उस दिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। वर्तमान में पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप, प्रेजेंट टाइम में कितने महाद्वीप हैं, कितने कॉन्टिनेंट हैं हमारे यहाँ? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। गलत नहीं करिएगा, बहुत बेसिक सा छोटे बच्चों का प्रश्न है जो कि बच्चे गलत कर सकते हैं, बट आप बच्चे नहीं हैं। बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर है 7 है। कितने हैं टोटल? हमारे यहाँ 7 हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कौन कौन से हैं? नाम आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि नाम आपको अतलगुत्री में लिखने को आ जाता है और बच्चे लिखने में गलत कर देते हैं। आर्कटिक वाला भूल जाएंगे तो अटलांटिक वाला भूल जाएंगे, तो क्लियर रखिए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? सबसे बड़ा कौन सा है? यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है जो कि कई बार आ सकता है और हमको इसको ज़रूर जानना चाहिए क्योंकि ये हमसे भी संबंधित है। बताइए विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो वो है एशिया, जहाँ पर हम रहते हैं। हम कहाँ पे रहते हैं? हम यूपी में एक स्टेट में रहते हैं, लेकिन ये एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। इंडिया एशिया में आता है ना, तो हम एशिया में रहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चाइना भी एशिया में आता है, रशिया भी एशिया में आता है। क्लियर यहाँ तक? 62 पर हम आ चुके हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को है? होनी भी नहीं चाहिए, एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें। नेक्स्ट देखिए, एशिया में संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? मतलब कि जो ऊंचाई उसकी है वो कितनी है? 87 50 मीटर है, 50 और 8550 है, 8650 मीटर है। 8600 बताओ कितना है? चारों नंबर बताओ कितना है, कितना मीटर है? अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो जो ऊंची चोटी की ऊंचाई है वो 8850 मीटर है। यहाँ तक क्लियर है? कर लोगे? आगे बढ़े इसी के साथ। क्लियर है यहाँ तक? हो सकता है कि एक बात ध्यान रखिएगा कि ये 885 जो है ना, ये आपको 884 भी देखने को मिले, तो आप ये मत सोचिएगा कि गलत है। अप्रॉक्स वैल्यूज इन सब में अक्सर लिखी जाती है, तो ये हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? यूरोप में है, एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में? बताइए सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? जल्दी बताइए क्या होगा फटाफट। किसी को रुकना नहीं है और फटाफट करने सही भी होने चाहिए। कहाँ पर है सहारा मरुस्थल? तो हमको पता होना चाहिए कि अफ्रीका में। कहाँ पर है? अफ्रीका में। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? कांगो, सैम्बीज, नील और लिम्पोपो? विश्व की पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबी नदी कहाँ पर है? तो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी है। नेक्स्ट देखिए, अपनी सुंदरता प्राकृतिक छटा के लिए प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और एशिया में? जल्दी बताइए जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए अफ्रीका में। अफ्रीका में ज़्यादा जलप्रपात पाए जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात कहाँ पर है? यूरोप में है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका? एंजल जलप्रपात। ये सारे प्रश्न को हाईलाइट कर लीजिए। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आने की चांसेस है, आ सकता है। कुछ कुछ प्रश्न देखे भी गए हैं कई सालों में। तो राइट आंसर यहाँ पर है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका दो अलग अलग है। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? पाक जल संधि जो होती है, वाटर बेल्ट, वो किसको किसको अलग करती है? भारत और म्यांमार को, भारत और श्रीलंका को, पाकिस्तान भारत को, इनमें से कोई नहीं। 68 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वो पता भी होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर है कि ये आपको भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पाल्क स्ट्रेट उसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक के नाम से कौन सी नदी संबोधित है? ब्रह्मपुत्र, गंडक, कोशी? कोई नहीं। 69, कम ऑन फ्रेंड्स, बताइए क्या होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कोसी को किसको कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। भारत में हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? मकालू है, धौलागिरी है, नंदा देवी है, कंचनजंगा? भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए आपको पता है? आपका कंचनजंगा सबसे ऊंचा है। 70 में सी जिसका है उसका करेक्ट है। नेक्स्ट, 71, भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 5, 6, 7, 8? तो 71 में जो क्लाइमेट चेंज को बांटा गया है वो कितने में बांटा गया है? तो राइट आंसर है 4 में बांटा गया है। आगे चलते हैं, ठंडी गर्मी, मौसम, पतझड़, यही सब। मौसम शब्द किस शब्द से बना हुआ, किस भाषा का शब्द है? अरबी, लैटिन, फारसी से और संस्कृत? मैंने पढ़ाया है, बताया है, गलत नहीं करना है आपको। बताइए बताइए फटाफट बताइए क्या होगा? 72 में क्या सही है? कम ऑन फ्रेंड्स, बताइए और लाइक करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए और लाइक करिए। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, फटाफट आप लोग पहले क्लास को लाइक करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। चलो चलो फटाफट, बातें कम काम ज़्यादा। पहले पढ़ेंगे फिर बातें करेंगे, ठीक है। बातें करने का भी मौका देंगे, लेकिन पहले पढ़ेंगे फिर बातें। समझ में तो एटलीस्ट आ ही रहा है, रिवीजन आपके हो रहे हैं ना?
जिनके पास राजन नहीं है, पवन नहीं है, ये ज़रूर देख लें, ठीक है। आप राजन जिनके पास नहीं वो करवाएंगे वो भी देख लेंगे। तो दोनों सीरीज़ का क्वेश्चन दोनों सभी बच्चों के लिए हो जाएगा। तो लाइक कर लिया सभी ने, चलें आगे बढ़ें। काउंट तो कर रहे हैं ना आप लोग किसका क्या सही हो रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, ये वाला प्रश्न था, अरबी का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात का उत्पत्ति का स्थल कहाँ से है। लाल सागर से, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर, जो ये चक्रवात आता है साइक्लोन है वो कहाँ से है। तो राइट आंसर पता होना चाहिए आपको, भूमध्य सागर से, ठीक है। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, काल बैसाखी नामक ग्रीष्मकालीन तूफान किस राज्य में आता है। ये ठीक है, आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। काल बैसाखी कहाँ से आया था। तो राइट आंसर ये केरल के साइड से, ठीक है। 74 में डी सी ऑप्शन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। ये 99% इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं करना, बहुत अच्छा है, बहुत बार आता है। नासा का भी संगठन नाटा कहाँ पर है, इसरो कहाँ पर है, कौन इसरो क्या है, नासा क्या है, सब ध्यान रखना है। केरल में, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। राइट आंसर आपको पता होना चाहिए कर्नाटक, बेंगलुरु भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो 75 में आपका बी ऑप्शन जो है बेस्ट है, करेक्ट है, उचित है, सस्ता है, टिकाऊ है। आज की क्लास में करती हूँ वो 75 तक मैंने आपको करवाया, काफ़ी अच्छे प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं। हो सकता है थोड़ी स्पीड में होगा लेकिन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें बहुत सारी क्लासेस को भी आपके लिए बनाना है, शेड्यूल करना है और काफ़ी कुछ आपको बताना है। तो अब मैं भी अपनी रफ्तार बढ़ाऊंगी और आप भी अपनी रफ्तार को बढ़ाइए, तभी मज़ा आएगा और अच्छे से करेंगे। आप में से किसी को भी नोट्स लेनी हो टेलीग्राम पर जाए, फटाफट ले, उनसे बात कर ले, सर मुझे चाहिए, ज़रूरी है, दीजिए। तो आपको हेल्प देने का मतलब ये है कि आपको काफ़ी छूट दे देंगे और आप उनसे प्रॉपर तरीके से बात करके ले लीजिएगा, ताकि आप पढ़ो, एग्जाम दो, रिजल्ट लेके आओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। पढ़ो, मस्ती करो, एंजॉय करो, सब बेस्ट होगा।